हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी चल रही होगी। सो फटाफट से मुझे बता दो कि आपके फिजिक्स के प्रैक्टिकल की डेट कब की आई है। आ गई होगी, मुझे पता है। नहीं आई होगी तो अपने टीचर से पूछ लो क्योंकि उन्हें जरूर पता होगी। एंड नर्वसनेस हो रही होगी, प्लीज अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो, उनको कवर अप कर लो, अपने रोल नंबर लिख लो, है ना। उसके ऊपर सारी की सारी तीनों फाइल्स, प्रैक्टिकल, एक्टिविटी फाइल एंड इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आपका कंप्लीटली रेडी होना चाहिए। वाइवा के लिए मैं आपको रेडी कर दूंगी। आज की क्लास में हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं फॉर योर फिजिक्स प्रैक्टिकल, जो कि वाइवा में बहुत ज्यादा चांसेस है पूछने के लिए। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको 55 क्वेश्चंस करा दिए हैं जो आपके पार्ट 1 ऑफ द बुक से रिलेटेड है। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सारे जो चैप्टर्स है, प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम ये करेंगे। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो आज की क्लास में हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो पार्ट 2 ऑफ द बुक पे बेस्ड होने वाले हैं। कल की क्लास में जो मैंने आपको 55 क्वेश्चंस कराए वो पार्ट 1 में से कराए, ठीक है। पार्ट 2 जो कि ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इन सब पे बेस्ड होता है, इन सब पे बेस्ड प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो आज वो वाले पार्ट के हम वाइवा के क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि वाइवा में वो आपकी बेसिक नॉलेज को ज्यादा टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, रादर देन कि वो आपको बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स देंगे। वो आपसे बेसिक पूछेंगे, बट ऐसे पूछेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो अपने बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर रखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, 55 तक मैंने फर्स्ट क्लास में करा दिए हैं, देख लेना उसको। एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ वाले जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें कैसे वाइवा के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो यही पूछेंगे बेसिक, फोकल लेंथ क्या होता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये इमेज ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा होता है तो इमेज कैसे बनती है, राइट, फोकल लेंथ क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होता है रेडियस एंड फोकल लेंथ के बीच में, तो यही पूछते हैं। तो आपको ये बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। देखो, सबसे पहले जैसे अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये चीज क्या होती है, ये होता है पोल, इसको कहते हैं पी, ठीक है। ये होता है सी, सेंटर, राइट। सेंटर एंड पोल का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। एंड सेंटर और पोल के बीच में जो चीज होती है वो क्या होती है, फोकस, है ना। फोकस वो होता है जहाँ पे सारी पैरेलल लाइंस मिलती हैं। जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं तो उनसे जो लाइट रेज आती है वो पैरेलल होती है, ठीक है। अगर इंफिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो वहां से जो लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल होंगी। तो हम ये कहते हैं कि जो भी पैरेलल रेज आती है वो सारी की सारी कहाँ पे मीट करती है, वो सारी की सारी फोकस पे मीट करती है, ठीक है। तो ऐसे आएंगी एंड सारी कहाँ मीट करेंगी, यहाँ पे फोकस पे। तो यही होता है हमारा फोकस, प्रिंसिपल फोकस भी कह देते हैं इसको। एंड फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, राइट। एंड रेडियस एंड फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, r इज इक्वल टू 2f, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो फोकल लेंथ आप बता सकते हो कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस वेयर पैरेलल रेज कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो भी पैरेलल रेज आती है वो कन्वर्ज हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये हमारा फोकस होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल एंड वर्चुअल इमेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है। मेरे आंसर करने से पहले खुद से ही आंसर पूछो, एंड अगर आपको नहीं आता है तो आप आंसर सुनो, आपको आता है तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो रियल इमेज जो हमें स्क्रीन पे मिल सकती है एंड वर्चुअल इमेज वो होती है विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। आपको वाइवा में पूरी राम गाथा नहीं गानी है, आपको वाइवा में क्विकली एक आंसर देना है, ब्रीफ आंसर देना है, जितना पूछा जाए बस उतना ही बताना है। ये कोई आपका रिटर्न का पेपर नहीं चल रहा है, ठीक है, जिसमें 2 मार्क्स के इतने वर्ड्स में आंसर लिखना है, फटाफट से आंसर देना है। तो रियल इमेज वो इमेज होती है जो स्क्रीन पे बन सकती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो स्क्रीन पे नहीं बन सकती है, सिंपल। तो रियल इमेजेस कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, why is a concave mirror used in experiments and not a convex mirror। क्या पूछा गया है कि ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में कॉनकेव मिरर क्यों यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर क्यों नहीं यूज किया जाता। इसका आंसर ये है क्योंकि कॉनकेव मिरर जो होता है ना उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जब लाइट रेज कॉनकेव मिरर पे फॉल करती हैं तो वो कन्वर्ज करके एक जगह पे उसकी रियल इमेज बनाता है,
ठीक है, जो मेजरमेंट्स इजी हो जाती हैं। बट कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी लाइट रेज कॉन्वेक्स मिरर पे फॉल करती है वो सारी क्या हो जाती है, फैल जाती हैं। अब वो फैल गई तो वो वर्चुअल इमेज बना रहे हैं। वर्चुअल इमेज मैंने आपको अभी बताया कि वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती है, रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है। तो अपनी मेजरमेंट्स को इजी करने के लिए ऑब्जर्वेशंस, ताकि हम ले पाए ऑब्जर्वेशंस, इसीलिए हम क्या करते हैं, ज्यादातर कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स में। तो यही लिखा है, आंसर देख लो एक बार। कॉनकेव मिरर फॉर्म रियल इमेजेस दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, सारी रेस को एक तरफ जोड़ता है एंड एक इमेज बनाता है स्क्रीन पे, तो वो रियल इमेज बनाता है क्योंकि वो स्क्रीन पे बन रही है। ठीक है, मेकिंग मेजरमेंट्स इजियर, कॉन्वेक्स मिरर्स फॉर्म वर्चुअल इमेजेस ओनली, तो जिससे जो हमारी मेजरमेंट्स होती हैं वो नहीं आ पाती हैं। उसके बाद 58 डन। अपने स्कोर भी बताते रहना कि कितने सही हुए हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट 59, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ एंड रेडियस के बीच में मैंने आपको अभी रिलेशन बताया, f इज इक्वल टू r बाई 2, या फिर आप इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2f भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 60, हाउ डू यू फाइंड द रफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो सी, कॉनकेव मिरर की रफ फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर को एक स्टैंड पे लगाते हैं, ठीक है। उसको एक दूर की ट्री या फिर कोई भी दूर का कोई भी बोर्ड लगा हुआ है उस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर इमेज बननी चाहिए। एक स्क्रीन रखते हैं, स्क्रीन और मिरर को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि उस स्क्रीन पे जो इमेज है, उस जो हमने दूर का ट्री या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है उसकी इमेज बिल्कुल क्लियर बने स्क्रीन पे, ठीक है। तो मिरर एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं एंड फिर यही हमारी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं हम, लैब में भी करते हैं, ठीक है। तो फोकस अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक सन और अ ट्री ऑन स्क्रीन, द डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू स्क्रीन गिव्स द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर को आपको स्टैंड पे लगाना है, ठीक है। उसको एक सन या फिर ट्री की तरफ फेस करना है जो कि बहुत दूर होना चाहिए, ऑलराइट। उसके बाद एक स्क्रीन रख दो, स्क्रीन एंड मिरर के बीच में जो डिस्टेंस आएगा, जब स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर इमेज बनेगी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट हमने लिया है, तो वो डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। लैब में आपने करा ही होगा ये वाला प्रैक्टिकल। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। बट कॉनकेव लेंस, अब लेंस दो टाइप के होते हैं, लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा दिखता है ना, कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखता है। मिरर में उल्टा होता है, मिरर में क्या होता है कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है एंड कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है, बट लेंस के केस में उल्टा हो जाता है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है एंड कॉनकेव लेंस क्या हो जाता है, डाइवर्जिंग हो जाता है। तो प्रिंसिपल फोकस वही होगा कि जहां पे सारी की सारी रेज क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई कॉनकेव लेंस के ऊपर। तो आंसर पढ़ लो। द प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट फ्रॉम विच रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि कौन सा मिरर, कौन सा लेंस डाइवर्जिंग होता है, कौन सा कॉन्वर्जिंग होता है, ठीक है। कौन सा अगर मिरर की बात करेंगे तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग, एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग। अगर लेंस की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव लेंस जो होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। उसके बाद ये 61 क्लियर है। देन 62, व्हाई इज अ कॉन्वेक्स लेंस हेल्ड क्लोज टू ऑब्जेक्ट इन फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस। हम क्या करते हैं, जब भी हमें फोकल लेंथ निकालनी होती है कॉनकेव लेंस की, तो हम पहले ऑब्जेक्ट के पास हम क्या रखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को रखते हैं, उसके बाद कॉनकेव लेंस को रखते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है तो वो कॉन्वेक्स लेंस पे फॉल करती है एंड कॉन्वेक्स लेंस उसकी कैसी इमेज बनाता है, एक रियल इमेज बनाता है, ठीक है। वो रियल इमेज जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है जिसकी हमें फोकल लेंथ निकालनी है, वो उसके लिए कैसे काम करती है, एज एन ऑब्जेक्ट काम करती है, ठीक है। तो फिर उसकी इमेज बन जाती है। बस यही कहानी है हमारी कि हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यही है, द कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज बनाता है विच एक्ट्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर कॉनकेव लेंस। तो जो इमेज कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा कॉनकेव लेंस के लिए, वो इमेज एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी। अगर हम लाइन में लगा दें इसको, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो इसकी इमेज बनेगी इसके थ्रू, ठीक है, वो कैसा काम करेगी, वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी, किसके लिए, इसके लिए। डन है।
तो फिर जो फोकल लेंथ निकालना होता है वो और भी ज्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि पावर क्या होता है, डिफाइन पावर। तो पावर होती है कि किसी भी लेंस की एबिलिटी कि वो कितनी रेज को डाइवर्ज कर रहा है या कॉन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, इसको हम पावर कहते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है 1/4 फोकल लेंथ, 1/4 फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ यहाँ पे मीटर्स में होनी चाहिए क्योंकि जो पावर की यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर्स, एंड डायोप्टर्स मीटर का इनवर्स होती है। एक एक लाइन जो बोल रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज। इट इज मेजर्ड एज P इज इक्वल टू 1/f, ऑलराइट, एंड उसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर्स। डन है। नेक्स्ट, हाउ डज फोकल लेंथ डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला याद करो। लेंस मेकर फॉर्मूला रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, एंड ये इनवर्स रिलेशन होता है। अगर फोकल लेंथ बढ़ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, अगर फोकल लेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ डिक्रीजेस एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, व्हिच इज गिवन बाय लेंस मेकर्स फॉर्मूला। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका मतलब क्या होगा कि मींस स्ट्रॉन्गर बेंडिंग ऑफ लाइट, उतनी ज्यादा लाइट क्या होगी, बेंड हो जाएगी। देन नेक्स्ट 65, व्हाट इज द साइन कन्वेंशन यूज्ड इन लेंस फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन क्या यूज होते हैं, साइन कन्वेंशन तो बहुत आसान होते हैं, ये आप 10th से पढ़ते आ रहे हो। साइन कन्वेंशन कि लेफ्ट हैंड में जो भी होता है उसको माइनस का डिस्टेंस लेते हैं, राइट वाले साइड में जो होता है उसको प्लस का डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, उसके नीचे जो भी हाइट होती है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो यही होते हैं हमारे साइन कन्वेंशन, रीड कर लेना इसको। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो आपके रिफ्रैक्शन पे बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई upon sin r is equal to a constant, and that constant is known as refractive index, where I is the angle of incidence and r is the angle of refraction, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ भी होता है, तो यही कहते हैं हमारा स्नेल्स लॉ। डन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बस एक बेसिक फॉर्मूला होता है विच इज c अपॉन v। c होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड v होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, n से या फिर म्यू से भी डिनोट करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू c/v। डन है बॉस। नेक्स्ट, Why does the ray bend towards the normal when entering a denser medium? हमने अक्सर सुना होगा कि अगर ये इंटरफेस है ना, एंड ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट रे जब रेयरर टू डेंसर जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, जब डेंसर टू रेयरर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। पर ऐसा क्यों होता है, क्यों बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो इसका जवाब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही बेस्ड होता है। देखो, लाइट स्लोज डाउन इन डेंसर मीडियम। रेयरर और डेंसर को हम अलग कैसे करते हैं कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है, तो ये वेलोसिटी से हम डिफरेंशिएट करते हैं। जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है वो मीडियम रेयरर होता है, एंड जिसमें कम होती है वो डेंसर होता है। इसको और थोड़ा इलेबोरेट करती हूँ मैं। देखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होती है और उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। बट एक चीज जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए जब वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो वेवलेंथ को भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, ताकि फ्रीक्वेंसी हमारी कैसी रहे, कांस्टेंट, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी बदलती है, उसकी वेवलेंथ बदलती है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। तो जब लाइट जो रेयरर मीडियम होता है उसके अंदर जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम, है ना। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है तो लाइट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर इधर 3 × 10⁸ थी तो यहाँ पे कम हो गई, 2 × 10⁸ हो गई अगर फॉर एग्जाम्पल, तो कम हो गई ना, तो मतलब लाइट क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई। अब लाइट, तो यही लिखा है, लाइट स्लोज डाउन इन डेंसर मीडियम एंड टू मेंटेन फ्रीक्वेंसी द वेवलेंथ डिक्रीजेस। अब इस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए वेवलेंथ को क्या होना पड़ता है, कम होना पड़ता है, कॉजिंग द लाइट रे टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी वजह से जब लाइट रे क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। बस इतना ही आंसर याद रख लो। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, ओके। अब यहाँ से हमारा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शुरू होता है। तो सबसे पहले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से पहले ये 70 क्वेश्चन पहले पढ़ो, 69 क्वेश्चन बाद में करेंगे, मतलब इसके बाद करेंगे।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है ना? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की यही है। पूछते हैं दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस बताओ टीआईआर की। सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि हमेशा लाइट रे को डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना पड़ेगा। तो जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है ना, तो वो क्या करती है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होता है जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। इस केस में लाइट पूरी की पूरी क्या हो जाती है, अंदर की तरफ बेंड हो जाती है, मतलब डेंसर मीडियम में ही बेंड हो जाती है। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि लाइट बाहर तो गई नहीं, सारी अंदर बेंड हो गई। अब इसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। डायग्राम कहाँ बनाए, यहाँ बना देते हैं। देखो ये हमारा इंटरफेस है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा रेयरर मीडियम है। तो बस इतना समझो कि अगर ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है, लाइट का, तो यहाँ पे इंसिडेंट हुई लाइट, ये नॉर्मल बना, ठीक है, ये एंगल आई। अभी ये एंगल इतना है कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो कैसी बेंड होनी चाहिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये देखो मैंने अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करा दी, ठीक है। एक और केस आएगा जब यहाँ से लाइट गई, थोड़े बड़े एंगल पे गई, मतलब जो ये वाला एंगल था आई, इससे बड़े एंगल पे गई, तो क्या होगा, ये और ज्यादा बेंड हो जाएगी, है ना। एक एंगल ऐसा आएगा, कैसा, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा, ये I1 मान लो, इसको I2 मान लो, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो ये वाला एंगल आई ऐसा आएगा जब लाइट रे क्या हो जाएगी, बिल्कुल इंटरफेस के पैरेलल बेंड हो जाएगी। मतलब अब लाइट देखो, अब ये ऐसे बेंड होते होते एक पॉइंट आएगा ना कि ऐसे बेंड हुई, फिर अगले केस में ऐसे, उस अगले केस में क्या होगा कि इंटरफेस के बिल्कुल पैरेलल बेंड हो जाएगी। तो यही वो केस है। एंड तो फिर ये वाला एंगल हो गया इंसिडेंस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। जिस एंगल पे जिस एंगल पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनता है, उस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। एंड अब इसके बाद के जो भी एंगल्स होंगे ना, यहाँ पे कोई भी एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो वो लाइट पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी। तो इसी को ही हम TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आपको अब ये दो तीन क्वेश्चन समझ आ गए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन है कि लाइट हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि क्या कंडीशन है सेकंड की, एंगल जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। एंड थर्ड, ये दो कंडीशंस है। क्रिटिकल एंगल भी समझ गए होंगे, वो एंगल होता है कि जब हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, वो 90 डिग्री होता है। तो लाइट बिल्कुल इंटरफेस के पैरेलल मूव करने लग जाती है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस आपके कवर हो गए, 69 एंड 70। 71 पे चलते हैं। डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होता है n इज इक्वल टू सी बाई वी, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, 72 व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने अपनी रे ऑप्टिक्स की क्लास में ये इसकी पूरी की पूरी डेरिवेशन कराई है। तो अगर आपको डेरिवेशन देखनी है तो वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये क्या रिलेशन होता है, साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। ये रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। आगे चलते हैं। 73 व्हाई इज अ ग्लास प्रिज्म यूज्ड इन रिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स। अब देखो कुछ थोड़े हट के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई तुमने ग्लास प्रिज्म क्यों लिया। तो इसका बहुत ऐसा आंसर देते हैं कि ग्लास प्रिज्म रिलेटिवली चीप होता है, ठीक है, इजी टू यूज होता है, इस पे मेजरमेंट्स आसानी से ली जा सकती हैं। तो जब आपको कोई भी आंसर ना आए तो आप ये वाले आंसर्स दे देना कि ये चीज रिलेटिवली चीप है, ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है, या फिर इस पे मेजरमेंट्स बहुत आसानी से ली जा सकती हैं। थोड़ा सा तो मतलब मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा। तो ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, रेडिली अवेलेबल, ठीक है, हैज अ डेफिनाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल डेफिनाइट होता है। एंड इट्स प्लेन सरफेस अलाउ एक्यूरेट एंगल मेजरमेंट्स। तो वही है ना जो मैंने आपको बताया, वही सारे रीजंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। 74 एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, इट इज द मिनिमम एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। एट दिस एंगल द रे सिमेट्रिकली पासिस थ्रू द प्रिज्म। तो सबसे पहले अगर आपने प्रिज्म पढ़ा है, देखो ये प्रिज्म है, डन, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल बनाया,
फिर क्या हुआ, रेयर से डेंसर गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। फिर अब यहाँ पे दोबारा से नॉर्मल बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे रेयर डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एक्चुअल पाथ बना देते हैं, इसका भी और इसका, इसको थोड़ा पीछे लेके चल जाते हैं। तो जो ये वाला एंगल होता है ये क्या होता है, डेल्टा, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंड जब ये एंगल मिनिमम होता है उस केस में क्या होता है, ये मिनिमम डेविएशन हो जाता है। बस इतना ही बोलना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी विद वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ वैरी कैसे करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ। जैसे जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिक्रीज करते हैं तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है, या फिर वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, ठीक है। बस यही है इसका आंसर। ये एग्जांपल लिखा हुआ है कि वायलेट लाइट बेंड्स मोर देन रेड लाइट बिकॉज इट हैज शॉर्टर वेवलेंथ। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वायलेट की सबसे कम होती है, ठीक है। प्रिज्म पे है ये एक्सपेरिमेंट्स की प्रिज्म क्या होता है। सो प्रिज्म कैसा होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ग्लास से बना हुआ होता है। एंड प्रिज्म में क्या होता है, 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस ये होते हैं। आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे प्रिज्म के। एक हमारे क्लास 12th में आपके में है भी, जिसपे हम मिनिमम डेविएशन करते हैं, है ना, जब ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, है ना, ये वाला एंगल मिनिमम डेविएशन का एंगल होता है। तो ये जब आप, अगर आपको प्रिज्म का प्रैक्टिकल अलॉट हो गया तो फिर आपसे ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है आगे देखो, नेक्स्ट 77, एंगल ऑफ प्रिज्म। जो हमारा ये प्रिज्म है, ये वाला एंगल ए होता है, ठीक है, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। एंड वैसे तो ये हर क्वेश्चन में दिया होगा, बट इक्विलेटरल प्रिज्म जो होता है उसके इसमें ये एंगल 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाई डज व्हाइट लाइट डिस्पर्स थ्रू अ प्रिज्म। तो जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे फॉल करती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है ना, इसी को ही हम डिस्पर्जन कहते हैं। तो एक स्पेक्ट्रा बनाती है जिसमें विबग्योर मिलता है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है कि लाइट 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। सो डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ अलग होती है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, वेवलेंथ अलग हो गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग हो गई। अभी आपको मैंने रिलेशन बताया था ना दोनों के बीच में। सो दे बेंड बाय डिफरेंट अमाउंट्स। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो गया तो बेंडिंग भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर बेंडिंग अलग अलग हो गई तो क्या हो गया, लाइट स्प्लिट हो जाती है और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, 7 कलर्स में, ठीक। 79, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा ये वाला रिलेशन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ये म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, where delta m is the minimum deviation upon sine a by 2, ठीक है। a is the angle of prism, delta m is the minimum deviation and mu is the refractive index। इसकी भी डेरिवेशन मैंने आपको कराई है रे ऑप्टिक्स वाली प्लेलिस्ट में, जाके देख लेना रे ऑप्टिक्स, उसमें इसकी भी डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में बहुत चांसेस है पूछने के, ठीक है। नेक्स्ट 79 डन। 80, वाई इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ लो रीजन। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो देखो, उसमें कैसे टाइप के पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चंस। तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जनरली आपसे यही पूछेंगे ये वाला जो है डिवाइस क्या करता है, इसका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर वाले अगर आपके उसमें है प्रैक्टिकल में तो फिर एक बार नजर मार लो इन पे भी, ठीक है। ये 81 से है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, इज अ प्रिसिशन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एंगल्स एक्यूरेटली, स्टडी स्पेक्ट्रा एंड डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तो स्पेक्ट्रोमीटर का काम क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने का काम होता है, ठीक है, और एंगल्स मेजर करने का काम होता है। एंड स्पेक्ट्रा, किसी भी कलर का जो स्पेक्ट्रा निकलता है, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा होता है, तो वो हम सब कुछ किससे, जिसमें बहुत सारी सीरीज आती है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ये सारी, तो वो हम स्पेक्ट्रोमीटर से ही ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। वेवलेंथ कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है स्पेक्ट्रोमीटर। हाउ इज अ स्पेक्ट्रोमीटर एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज।
तो जब पैरेलल रेज आ रही होती है तो हम कैसे इसको एडजस्ट करते हैं, तो द टेलीस्कोप इज फोकस एट इंफिनिटी इंश्योरिंग इट रिसीव्स पैरेलल रेज। तो इसमें कॉलीमेटर नाम की एक चीज होती है, ठीक है, द कॉलीमेटर स्लिट इज एडजस्टेड सो इट्स इमेज इज क्लियर। आपने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा, अगर आपके में है तो ऑब्वियसली आपने इसको एडजस्ट किया होगा, तो आपको पता होगा कि ये कैसे एडजस्ट होती है, ठीक है। व्हाट इज रैम्सडन आईपीस? Ramsden eyepiece is a compound eyepiece consisting of two plano-convex lens providing a large field of view with reduced aberrations। देखो, जो रैम्सडन का ये होता है ना हमारा आईपीस, वो क्या होता है, कंपाउंड आईपीस। कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा इसके अंदर लेंस होते हैं, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनते हैं, ऐसे ये होते हैं हमारे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो इसमें दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। एंड प्रोवाइडिंग अ लार्ज, इसमें हम मतलब इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर आई पीसेस। नेक्स्ट, व्हाई इज अ टेलीस्कोप फोकस्ड एट इंफिनिटी? तो हम हमेशा टेलीस्कोप को इंफिनिटी पे क्यों फोकस करते हैं, इसलिए फोकस करते हैं दैट व्हेन फोकस एट इंफिनिटी द टेलीस्कोप रिसीव्स पैरेलल रेज व्हिच इज द स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर एक्यूरेट एंगल मेजरमेंट्स। तो अगर हमें बिल्कुल सही एक्यूरेट एंगल मेजर करने हैं तो हमें जो टेलीस्कोप होता है उसको इंफिनिटी पे ही पॉइंट करना होता है, बस। नेक्स्ट 85 नंबर, what is collimation? Collimation is the process of making light rays parallel by passing it through collimator with an adjusted slit at its focal point। बस लाइट रेज को जब पैरेलल बनाना होता है हमें, तो हम उसको कॉलीमेटर से पास कराते हैं, उसका प्रोसेस का नाम कॉलीमेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एसी सर्किट के जो आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले आपसे यही पूछ सकते हैं, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट होता है जो टाइम के साथ वैरी करता है, एंड डीसी डायरेक्ट करंट होता है जो टाइम के साथ वैरी नहीं करता। जैसे अगर 5 एम्पियर है तो वो आज से अभी 2 घंटे बाद भी 5 एम्पियर ही करंट रहेगा, ठीक है। बट ऑल्टरनेटिंग करंट या तो साइन या कॉस की फॉर्म में होता है, एंड वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, वैरी करते हैं, उनकी वैल्यूज रिपीट होती रहती है आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट periodically reverses direction and magnitude while DC flows in one constant direction with a constant magnitude, ठीक है, constant magnitude के साथ फ्लो करते हैं। इम्पिडेंस, इम्पिडेंस क्या होती है बेटा? इम्पिडेंस एक टाइप से एक रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है, जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है तो उसमें रेजिस्टेंस आर होती है, ठीक है। जब इंडक्टिव होता है तो उसमें एक्सएल होती है। एक्सएल क्या होता है, एल ओमेगा होता है, ठीक है। प्योरली कैपेसिटिव है तो उस केस में क्या होती है, एक्स सी होती है, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम बोलते हैं। तो वो क्या होता है हमारा 1/c ओमेगा। इनकी यूनिट ओम होती है। वैसे ही जब हम सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ते हैं तो उस केस में जो इम्पीडेंस होती है वो होती है जेड, एंड वो जेड क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम होती है। तो ये भी क्या है, टोटल अपोजिशन टू करंट फ्लो इन अ एसी सर्किट। आगे चलते हैं 88, व्हाट इज रिएक्टेंस? रिएक्टेंस मैंने आपको अभी बताया कि जो भी हम कैपेसिटर जब हम लगाते हैं, प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव जो सर्किट होते हैं उनके अपोजिशन, मतलब उनके जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम रिएक्टेंस बोलते हैं। जब हम प्योरली इंडक्टिव लगाते हैं तो उसमें जो अपोजिशन आता है करंट में उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड जब कैपेसिटर लगाते हैं तो उस केस में जो अपोजिशन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, एक्सएल विच इज एल ओमेगा, and where L is inductance having unit Henry, and XC is equal to 1/C omega, where C is capacitance having unit farad, and ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ गए? तो इन्हीं को ही XL और XC को हम रिएक्टेंस कह देते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डज एन इंडक्टर ऑफर अपोजिशन टू एसी? जब हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं तो जब ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज क्यों करता है, तो इसका डायरेक्टली एक लेंस लॉ से जाता है। क्या होता है कि जब जैसे जो इंडक्टर है उसमें हमने करंट चेंज किया, तो करंट चेंज किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी जो कि क्या करेगी, उस चेंज को अपोज करेगी। इसको लेंस लॉ कहते हैं। एंड इसमें देखो एक्सएल का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, ओमेगा एल होता है, ठीक है। ओमेगा एल को हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं,
ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है विच इज 2 पाई एफ। तो जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगी, तो जो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। एंड यही तो ऑपोजिशन है ना, जितनी ज्यादा एक्सेल बढ़ेगी वो करंट को ब्लॉक करेगी। तो इसीलिए जब ये बहुत ज्यादा हो जाती है फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में हमारा जो इंडक्टर है वो उसको ब्लॉक कर देता है, करंट को पास नहीं करने देता। नेक्स्ट, व्हाट इज रेजोनेंस इन एसी सर्किट? बेटा रेजोनेंस वो कंडीशन होती है जब हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। ठीक है, मैक्सिमम करंट फ्लो तब करेगा जब एक्सएल हमारा किसके इक्वल होगा? एक्ससी। एक्सएल जब एक्ससी के इक्वल होगा तब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। एंड मैंने आपको अभी जेड का फॉर्मूला बताया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। तो जब एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो जाएगा तो ये चीज जीरो हो जाएगी, है ना। एंड जेड किसके इक्वल हो जाएगा? आर के। तो मतलब सीरीज एलसीआर सर्किट में हमारा प्योरली रेजिस्टिव, रेजोनेंस के केस में हमारा सर्किट कैसा बिहेव करता है? प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट लॉजिक गेट्स हैं। लॉजिक गेट्स वैसे जनरली आपके अभी 12th में नहीं है, ठीक है, बट कईयों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनके क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं। सो लॉजिक गेट होता क्या है? लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट विद वन और मोर इनपुट्स एंड वन आउटपुट परफॉर्मिंग बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस। बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस जो परफॉर्म करता है, ठीक है, अगर हम उसको एक या एक से ज्यादा इनपुट देते हैं तो वो एक आउटपुट हमें निकाल के देता है। तो बहुत सारे हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड और ये सब, नॉट एक्सेट्रा। तो 91 यही है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे आपसे, बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो नेम द बेसिक लॉजिक गेट्स, यही बेसिक लॉजिक गेट्स हो गए। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल क्या होती है? ट्रुथ टेबल एक टेबल होती है जो कि हम क्या करते हैं, सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखते हैं। अब इनके केस में लॉजिक गेट्स में हम नॉर्मल जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको यूज नहीं करते, हम 0 और 1 को यूज करते हैं। ठीक है, 0 का मतलब होता है कि कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, 1 का मतलब होता है आउटपुट आ रहा है। तो ट्रुथ टेबल में भी यही होते हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस लगाते हैं, ठीक है, एंड एक आउटपुट, फाइनल आउटपुट हम उस टेबल के अंदर लिख देते हैं। तो यही है, होती है हमारी ट्रुथ टेबल। इट इज अ टेबल शोइंग ऑल द पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर लॉजिक गेट और सर्किट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड एंड और गेट? एंड गेट एंड और गेट मैं आपको बना के दिखाती हूँ, और इसकी ट्रुथ टेबल भी कि कैसे बनती है। सी, ये होता है हमारा एंड गेट, ठीक है, एंड हमारा और गेट कैसा दिखता है? ये होता है और गेट, ठीक है। ये है एंड ये क्या है? और गेट। अब यहाँ पे जो एंड होता है, अगर ये हमारे इनपुट्स हैं ए बी, ठीक है, एंड वाई हमारा आउटपुट है, यहाँ पे दो इनपुट्स हैं ए बी एंड वाई हमारा क्या है? आउटपुट। तो जो एंड होता है वो होता है ए डॉट बी, मतलब जो वाई होगा वो क्या होगा? ए डॉट बी। एंड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वाई होता है हमारा ए डॉट बी, एंड यहाँ पे y होता है a प्लस बी, ठीक है। तो अब इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है? मैंने अभी आपको बताया कि सारे के सारे जो भी हमारे इनपुट होते हैं वो कैसे फॉर्म में होते हैं? 0 और 1। 0 का मतलब है कि कोई इनपुट नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है, और 1 का मतलब है कि हाई है इनपुट। तो यहाँ पे a है, ये b है, ठीक है। इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं? देखो, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं यहाँ पे, या तो दोनों ही कैसे हो? 0 0, ठीक है, या फिर एक 0 एक 1, नेक्स्ट इज दिस इज 1 दिस इज 0, एंड लास्ट में दोनों ही क्या होंगे? 1, ठीक है। तो जब हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पहले एंड की बात करते हैं। तो एंड के केस में जो y होता है वो क्या होता है? a डॉट b, ठीक है, एंड और के केस में जो y होता है वो क्या होता है? a प्लस b। तो मतलब यहाँ पे जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे ना, 1 होंगे, तब आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर एक भी इनपुट 1 हो गया और दूसरा 0 भी है तो भी आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ तब 0 होगा जब दोनों इनपुट 0 होंगे। तो यहाँ पे देखो 0 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0, एंड ये भी क्या होगा? 0, ठीक है। यहाँ 0 1, तो यहाँ पे 0 1 क्या हो जाएगा? 0, बट यहाँ पे क्या कितना होगा? 1। यहाँ पे 1 0, तो कितना हो जाएगा? 0, एंड यहाँ पे क्या होगा? 1। यहाँ पे 1 1 कितना होगा? 1, एंड यहाँ पे 1 1 भी क्या होगा? 1। 2 मत लिख देना, ठीक है।
तो ये होती है हमारी ट्रुथ टेबल, जिसमें मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पे हम इनपुट्स देते हैं एंड हमारा एक कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट निकल के आता है। यहाँ पे एक या एक से ज्यादा इनपुट्स भी दे सकते हैं। एंड ये हमारा एंड गेट है एंड ये हमारा दूसरा वाला क्या है, और गेट। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है एंड और गेट पे, कि एंड गेट में जब मतलब दोनों इनपुट्स जो होते हैं वो 1 होते हैं, तब हमारा आउटपुट 1 आता है। बट और गेट में एक भी इनपुट अगर 1 है तो भी हमारा आउटपुट 1 आ जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं बेटा, नैंड एंड नॉर, ये 2 टाइप के गेट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस, अब जरूरी तो नहीं है कि वो आपसे यही पूछेंगी कि आपके प्रैक्टिकल के बेस्ड पे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं भी है वो तब भी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल आपका सेमीकंडक्टर का है बट वो आपसे ओम्स लॉ भी पूछ सकते हैं या फिर कुछ और भी, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 चैप्टर तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिट्स लर्न करके जाना, यूनिट्स, हर चीज की यूनिट लर्न करके जाना, हर चीज की वैल्यू लर्न करके जाना। ठीक है, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड, राइट। तो वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है एंड एनर्जी जिसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट शुरू होना करते हैं। एंड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, 5 से डिनोट करते हैं, एच न्यू नॉट होता है ये, वेयर दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड ये न्यू क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है जो हमारी इंसिडेंट लाइट है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एच की वैल्यू लिखी हुई है, यूनिट लिखी हुई है। ठीक है, एलईडी को क्यों प्रेफर करते हैं हम बल्ब्स के उस पे, ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि एलईडीज कंज्यूम लेस पावर, एलईडीज लेस पावर को कंज्यूम करती हैं एंड जनरेट लेस हीट एज कंपेयर टू द अदर बल्ब्स, इसीलिए हम एलईडीज को यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस इन फिजिक्स लैब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक रूल्स आपको, बेसिक गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए व्हेन यू एंटर फिजिक्स लैब, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, ज्यादा करंट फ्लो ना कर जाए, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। कोई भी लेंस मिरर को प्लीज हैंडल इट विद केयर कि वो टूट ना जाए, है ना। तो ये कुछ चीजें होती हैं। तो यही है, देखो, फर्स्ट, हैंडल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स केयरफुली, अवॉइड ओवरलोडिंग सर्किट्स, डोंट टच लाइव वायर्स को टच नहीं करना है, कीप अपैरेटस अवे फ्रॉम द एजेस कि वो गिर ना जाए, वेयर सेफ्टी गॉगल्स व्हेन नीडेड, report broken glassware, follow instructions carefully and switch off circuits when not in use and always listen to your teacher। तो ये सारे 100 क्वेश्चंस थे, बहुत डिटेल में नहीं है क्योंकि वाइवा है आपका 5 मार्क्स का, तो आपको तो बहुत अच्छा सा इंप्रेशन बनाना है, कॉन्फिडेंट होके जाना है। ठीक है, नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल भी शिवर नहीं करना है, जस्ट बी काम एंड ट्रस्ट योरसेल्फ कि आपने जो भी पढ़ा है अब तक आप बहुत अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे, आप आंसर दे पाओगे। होगी नर्वसनेस, इट्स ओके, बट काम, टेक अ डीप ब्रेथ एंड अच्छे से फेस करना है, स्माइल करके अच्छे से इंट्रोड्यूस करना है खुद को कि माय नेम इज दिस, है ना। एंड अगर वो आपसे चैप्टर्स पूछते हैं तो कॉन्फिडेंटली आप 2 चैप्टर्स के नाम बता देना या 1 चैप्टर का नाम बता देना। एंड कुछ भी पूछे तो कोई भी तुक जोड़ के आंसर दे देना है, चुप नहीं बैठना है, चुप बैठोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो जो अल्फा बीटा गामा लिखते हैं उसमें वो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज चुप नहीं बैठना है, आंसर देना ही देना है। वाइवा वो कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना हो रही है कि आप आंसर दोगे और गलत हो गया तो कट गए नंबर, ऐसा नहीं होगा, आंसर आपको देने ही है। एंड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड रिवीजन अपना कंटिन्यू रखो। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।